रेखा के बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम हुआ करती थी। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। रेखा ने अपने बॉलीवुड करियर में एक से एक बड़ी फिल्में दी। फीमेल एक्ट्रेस का नाम लिया जाए तो 70s और 80s की डेकेड्स रेखा के नाम जानी जाती हैं। नंबर 1 ऑफ हर टाइम्स एंड आज भी जब आती हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। रेखा जी फैंटास्टिक। लेकिन जितनी अच्छी उनकी प्रोफेशनल लाइफ रही उससे बहुत खराब पर्सनल लाइफ थी, जहां जनता रेखा की डांस, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ब्यूटी की तारीफ करने से कभी नहीं चूकती थी, तो वहीं पूरे बॉलीवुड ने रेखा को हमेशा नीचे दिखाया, उनकी बेइज्जती करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है पर रेखा को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बुरा भला बोला गया है। वैम्प, विच, दूसरी औरत, होम ब्रेकर जैसी अक्सर बातें रेखा के लिए सुनने को मिलती थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स जैसे सुभाष घई, अनुपम खेर, रवीना टंडन ये तक रेखा के बारे में बुरा बोलने से पीछे नहीं हटते थे। और इस सब की शुरुआत होती है एक सिलसिले से। क्या कहूं कि शर्म से है लब सिले हुए। 1976 के बाद से रेखा और अमिताभ की लगातार 9 फिल्में आई जो बैक टू बैक हिट रही। लेकिन 1981 के बाद आज 40 साल से ऊपर हो गए हैं और रेखा और अमिताभ को एक भी पिक्चर में साथ नहीं देखा गया। तो ऐसा क्या हुआ कि रेखा को अमिताभ से दूरी बनानी पड़ी? I was very shy to open my mouth when there are men, around. क्यों रेखा को अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेस मिला, इज्जत नहीं? एंड क्यों एज अ ह्यूमन बीइंग रेखा हैज नेवर बीन रिस्पेक्टेड? और क्या असर पड़ सकता है इन बातों का एक ऐसे इंसान पे जिसने पीक पॉपुलैरिटी देखी है, सक्सेस देखी है और बचपन से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज की कमी रही? I didn't know what the word father meant. एंड क्या तुम इस सब से अपने लिए लेकर जा सकते हो? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है रेखा की, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हें उनके लिए एम्पैथाइज करने पे मजबूर कर देंगी। दिस इज व्हाई रेखा डिजर्व बेटर। लेट्स बिगिन। रेखा की एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। इंती गुट्टू और रंगुला रंदम जैसी तेलुगु मूवीज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेखा ने काम किया था। लेकिन एज अ लीड एक्ट्रेस रेखा को पहली बार काम मिला 1969 में एक कन्नड़ा मूवी ऑपरेशन जैकपॉट में। उसी दौरान रेखा ने अपने बॉलीवुड करियर की भी शुरुआत कर दी थी। रेखा की पहली हिंदी रिलीज सावन भदों एक कमर्शियल सक्सेस रही थी और इसी मूवी ने रेखा को एक स्टार एक्ट्रेस की तरह एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए में रेखा को मेन स्ट्रीम सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन उसी सक्सेस के साथ प्रेस मीडिया लोगों के द्वारा अपनी लुक्स के लिए रेखा को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था। शुरू में जब आई थी शी वाज अ बिट ऑफ अ फैट गर्ल। जितनी खूबसूरत तुम रेखा को आज जानते हो ऐसा उनके करियर की शुरुआत में बिल्कुल नहीं था। अपने डार्क कंप्लेक्शन, प्लम्पी और फुलर फिगर के लिए अक्सर लोग रेखा को ताने मारा करते थे। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया है कि उन्हें बॉलीवुड का अगली डंकलिंग माना जाता था। लोग अक्सर उन्हें ट्रेंडिंग हीरोइन से कंपेयर करा करते थे जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचता। बहुत सारे आर्टिकल्स मिले मुझे ऐसे जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं शशि कपूर कॉल्ड हर आउट एंड सेड हाउ विल दिस डार्क प्लम्प एंड गॉश एक्ट्रेस एवर मेक इट इन द इंडस्ट्री। पब्लिक आउटक्राई के बाद रेखा की लाइफ में चेंज आया। उन्होंने अपने डाइट, लाइफस्टाइल, रूटीन में चेंजेस करे। एक इंटरव्यू में विद सेमी ग्रेवाल उन्होंने बताया कि कैसे लंबे समय तक रेखा कुछ नहीं खाया करती थी, एक्सरसाइज के नाम पर योगा करा करती थी और अपनी करेक्ट शेप में आने को जो इंडस्ट्री में सही लगे उनको 2.5 साल लग गए। That's when suddenly people it hit them. Oh, she's really like overnight. It wasn't really overnight. It took about 2.5 years. I mean, basically I used to starve. Which is the worst thing. I know that now. अब उसी के साथ रेखा ने अपनी स्क्रीन पर्सोना और हिंदी लैंग्वेज पर कमांड भी सुधारी। एंड 1972 से लेकर 1976 तक रेखा अक्सर काफी मूवीज में देखती थी। लेकिन फिर 1976 में आई एक मूवी कॉल्ड दो अनजाने जिसे पहली बार रेखा को एक नए लुक में देखा गया। स्लिम, पॉइज्ड, कॉन्फिडेंट एंड फार मोर सेल्फ अश्योर्ड एज एन एक्टर। और ये मूवी थी जिसमें पहली बार रेखा और अमिताभ को एक साथ देखा गया था। रेखा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगी। अलाप, खून पैसा, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल जैसी बहुत मूवीज रेखा और अमिताभ ने साथ में करी। एंड रेखा और अमिताभ को उस समय हिंदी इंडस्ट्री का गोल्डन कपल बुलाया जाता था। माना जाता है कि उन दोनों को बस एक फ्रेम में होने की जरूरत होती थी और स्क्रीन पर प्यार अपने आप दिख जाता था। उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि आज 40 साल बाद भी लोग उनको स्क्रीन पर देखने की इच्छा रखते हैं। There were journalists who thought, oh, Amitabh and Rekha are coming together after 33 years. लेकिन इतना काम करने के बाद भी ना रेखा को एक्टिंग से कुछ खास लगाव नहीं था। 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे
एक्टिंग में इंटरेस्ट। पर एक बहुत ही सैडनिंग मूवी जिसमें एक न्यूली वेड कपल की जिंदगी तबाह हो जाती है। रेखा के कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही हॉरिफिक हादसा होता है एंड द मूवी एक्सप्लोर्स द आफ्टरमैथ ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट एंड वो फोकस करती है ऑन द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द कैरेक्टर एंड वो जजमेंट जो सोसाइटी पास करती है ऐसे एक इंसान पर। एंड ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना आज भी उतना नॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन अच्छी खासी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद 1970s में जब रेखा ने ऐसा काम किया तो उसको एक बहुत ही बोल्ड स्टेप माना जाता था। बसेरा, एक ही भूल, जीवन धारा और अगर तुम ना होते जैसी मूवीज में रेखा को और मेन स्ट्रीम सक्सेस मिली, लेकिन 1980s में आई खूबसूरत में रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एंड फिर 1981 में आई सिलसिला। यश राज चोपड़ा की बनाई हुई मूवी सिलसिला कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल के ऊपर बनी थी जहां 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, अमित, उसकी वाइफ शोभा और उसकी पिछली लव पार्टनर चांदनी। मूवी में दिखाया गया कि कैसे अमित को अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके शोभा से शादी करनी पड़ जाती है क्योंकि अमित का भाई जो शोभा का फियांसे था उसकी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है व्हाइल शोभा इज लेफ्ट प्रेग्नेंट। लेकिन अमित और शोभा की केमिस्ट्री में वो पैशन की कमी होती है और अपने प्यार को वापस जगाने के लिए अमित चांदनी से रोमांस करना शुरू कर देता है व्हिच लीड्स टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन इस मूवी का प्लॉट भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितनी इस मूवी के अंदर उन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स थे, क्योंकि अमित का रोल प्ले करने के लिए पहले अमिताभ के साथ परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल होने वाले थे। लेकिन जब अमिताभ ने यश चोपड़ा जी से पूछा कि क्या वो खुश है इस कास्ट से, तो यश चोपड़ा जी ने थोड़ा सोच के बोला कि नहीं, और वो अमिताभ के साथ जया और रेखा को लाना चाहेंगे। अब इसको लेकर भी अमिताभ थोड़ा रुके पर मंजूरी दे दी। अब ये कास्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि माना जाता है कि उस समय रेखा और अमिताभ का एक अफेयर चल रहा था। सिंस दे वर कंसिडर्ड टू बी द ड्रीम गोल्डन कपल ऑफ बॉलीवुड, लेकिन अमिताभ की थोड़ा टाइम पहले ही जया भादुरी से शादी हो गई। यही रील और रियल की सिमिलैरिटीज ने बहुत पैरेलल्स और बहुत अटेंशन ड्रॉ करा इन तीनों की पर्सनल लाइफ्स को लेकर। अब मूवी जैसे तैसे सक्सेसफुल रही, लेकिन सिलसिले के बाद से अमिताभ और रेखा ने साथ में कोई मूवी नहीं करी एंड इसका इंपैक्ट इन सबकी पर्सनल लाइफ पर एंड मोर इंपोर्टेंटली रेखा की रेपुटेशन पर क्या पड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन रेखा की प्रोफेशनल लाइफ पर उससे सिर्फ अच्छा इंपैक्ट पड़ा। 1980s और अर्ली 90s में रेखा वाज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड सिर्फ कमर्शियल सिनेमा में नहीं, रेखा ने पैरेलल सिनेमा में काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि यूजुअली लीडिंग एक्टर्स अवॉइड करते हैं बिकॉज पैरेलल सिनेमा मोस्टली आर्ट्सी होता है, अनलाइक द पॉपुलैरिटी एंड मनी दैट कमर्शियल सिनेमा गेट्स यू। कलयुग, विजेता, उत्सव और इजाजत जैसी मूवीज को फेवरेबल रिव्यूज मिले और उनकी उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। एंड उसी डेकेड में रेखा ने थोड़ी बहुत डबिंग और प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट कर दी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। एंड एज एन एक्ट्रेस रेखा ने और रोल्स में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, जैसे मूवीज लाइक खून भरी मांग, जिसमें पहली बार एक वुमेन सेंट्रिक मूवी में फेमिन कैरेक्टर को डोसाइल और नीडी से ट्रांसफॉर्म होते हुए इंडिपेंडेंट दिखाया गया जो खुद की चॉइसेस और इच्छाओं पर चलती है। ऐसे 1996 में रेखा ने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों की खिलाड़ी मूवी की थी, जहां पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव रोल प्ले किया था। लेकिन 1990s खत्म होते होते रेखा का काम इंडस्ट्री में आना थोड़ा कम हो गया। ज्यादातर मूवीज को या तो सिर्फ ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिलते थे या फिर ऑडियंस आउटराइट रिजेक्ट कर देती थी। एंड इसका बहुत बड़ा कारण था बॉलीवुड का रेखा को बॉयकॉट करना। 1990 में रेखा ने दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। माना जाता है उसको रेखा की दोस्त बीना रमानी से एज रेखा क्रेजी फैन इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड कुछ समय साथ बनाने के बाद रेखा और मुकेश 4 मार्च 1990 को शादी कर लेते। लेकिन शादी करने से पहले रेखा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुकेश एक क्रॉनिकली डिप्रेस्ड पेशेंट रहे। एंड कुछ महीने बाद जब रेखा लंदन में थी तो पता चलता है कि मुकेश ने सुसाइड कर लिया है, लीविंग अ नोट, डोंट ब्लेम एनीवन। एंड बोला जाता है कि मुकेश ने अपनी जान रेखा के ही दुपट्टे से लटक कर दी थी। एंड इसका सारा इल्जाम रेखा पर आ जाता है। एंड रेखा ने इसके बारे में मीडिया में ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं दिए तो मीडिया ने उन्हें ही एक मैन ईटर वुमेन का टैग देकर बदनाम कर दिया। मुकेश की मां ने रेखा को डायन बोला। रेखा के साथ काम करने वाले एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने उन्हें बुरा भला बोला। जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई ने कहा था, रेखा हैज पुट सच अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, नो कॉन्शियंशियस डायरेक्टर विल वर्क विद हर एवर अगेन। वहीं फिर अनुपम खेर ने कहा था दैट शी इज अ नेशनल वैम। एंड इवन दो अनुपम खेर इस एलिगेशन को डिनाई करते हैं, लेकिन रेखा को लेकर सडनली इंडस्ट्री में एक एंटी रेखा लहर दौड़ पड़ी थी, जहां कोई उनको विच, चुड़ैल बोलता है तो कोई मर्डरर। अब
रेखा की पर्सनल लाइफ में घुसने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मुकेश वाला इंसिडेंट रेखा की लाइफ में पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं था जहां पे उनके किसी मेल काउंटर पार्ट या फिर उनकी लाइफ में एक क्लोज मेल फिगर ने उनको एक ट्रॉमेटिक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरने पर मजबूर किया हो। रेखा का पूरा नाम बानु रेखा गणेशन है एंड रेखा के पेरेंट्स जेमिनी गणेशन और पुष्पावली भी साउथ इंडियन एक्टर्स थे। लेकिन रेखा तब सिर्फ एक बच्ची ही थी जब उनके फादर जेमिनी रेखा को और उनके पूरे परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। एंड रेखा के लाइफ में एक प्रोमिनेंट मेल फिगर के साथ बुरे एक्सपीरियंस का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उनके फादर के और अफेयर्स थे। इनफैक्ट जिस स्कूल में रेखा पढ़ती थी उसी में उनके फादर के दूसरी वाइफ से हुए बच्चे भी पढ़ते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अक्सर जब रेखा स्कूल आया करती थी तो उनके फादर उन्हें इग्नोर कर दिया करते। ओनली इमेजिन कि फॉर अ यंग चाइल्ड ये कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके बचपन को कितना अनस्टेबल कर सकता है। एंड गणेशन के रेखा को ना अपनाने के कारण, उनकी लाइफ में एक फादर फिगर ना होने के कारण रेखा को और भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। 13-14 साल की उम्र में 9th क्लास में पढ़ने वाली रेखा को अपनी माँ के कहने पर स्कूल छोड़ना पड़ा था। फैमिली में आए फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ना चाहते हुए भी रेखा को एक्टिंग में घुसना पड़ा। एंड उस समय रेखा की मम्मी भी अपने हेक्टिक एक्टिंग शेड्यूल के कारण रेखा पर ध्यान नहीं दे पा रही थी एंड इसलिए ज्यादातर समय रेखा अपनी नानी के साथ रहती थी। एंड से 13 साल की उम्र में रेखा को बॉलीवुड में आना पड़ता है जहां पे लोग उनकी भाषा ही नहीं बोल रहे थे, या तो सब पंजाबी बोलते थे या हिंदी। एंड बॉलीवुड रेखा के लिए बहुत ही अलग दुनिया थी जहां पे उनका कोई खास था ही नहीं उनका ध्यान रखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। एंड ऐसे एक सिनेरियो में जहां पे आप होना भी नहीं चाहते हो, गलतियां होना थोड़ा लाजमी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ भी। एंड से 15 साल की उम्र में रेखा को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है जब अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राजा नवंते और को एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी मूवी की रोमांटिक सीन को डिपिक्ट करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जब एक्शन बोला जाता है तो 30 साल के बिस्वजीत रेखा को पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगते हैं। एंड इस सीन के बारे में, ऐसा होने वाला है उसके बारे में रेखा को नहीं बताया गया था। 5 मिनट तक ना तो डायरेक्टर कट बोलता है ना बिस्वजीत रेखा को छोड़ते हैं, और सबसे बुरी बात कि पीछे खड़ा क्रू सिर्फ चीयर कर रहा होता है। रेखा की आंखें टाइटली बंद रहती हैं पर उनकी आंखों से सिर्फ आंसू टपक रहे होते हैं। एंड ये तो हमने देख लिया कि रेखा की लाइफ में कोई आइडियल मेल फिगर नहीं रहा उनका ध्यान रखने के लिए। लेकिन जब भी रेखा से उनके चाइल्डहुड, उनके फादर के बारे में पूछा जाता था तो या तो वो उन बुरी चीजों को इग्नोर या निग्लेक्ट कर देती थी या फिर घुमा फिरा कर उनमें से कुछ चुनिंदा अच्छी बातें लेकर आती थी। जैसे जब रेखा से उनकी मम्मी और फादर के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि दे वर मैडली इन लव and that is something that she would want to have in life। सालों साथ ना होने के बावजूद रेखा ने अपने फादर के बारे में कभी बुरा नहीं बोला। In fact, she said that she could feel his presence even without him being physically present with her। And 1991 में अपनी माँ को खोने के बाद रेखा और उनके फादर गणेशन के रिश्ते में पहली बार थोड़ा सुधार आता है। उनके रिश्ते थोड़े बेहतर होते हैं, उनकी बातचीत थोड़ी बढ़ती है, लेकिन 2005 में रेखा अपने फादर को भी खो देती है। एंड रेखा की पर्सनल लाइफ कितनी नेगेटिवली इंपैक्टफुल और इवेंटफुल रही है उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि बचपन से ऑल रेखा वांटेड बस कि उनके पास एक अच्छी फैमिली हो, एक लविंग हस्बैंड हो, बच्चे हो, लेकिन उनकी जिंदगी को वो ही मंजूर नहीं। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस्ड है उनकी ट्रॉमेटिक पर्सनल लाइफ और उनकी अनफेवरेबल लव लाइफ की वजह से। कहा जाता है कि रेखा आज भी सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए लगाती है और ये सिंदूर ही अमिताभ और रेखा की रिलेशन का कारण बना था। दो अनजाने में पहली मुलाकात के बाद से ही रेखा और अमिताभ में नजदीकियां देखने को मिलने लगती हैं। 1978 में आई मूवी गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान ये रूमर्स बढ़ गए जब नीति कपूर और ऋषि कपूर की शादी के दौरान रेखा को सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ देखा जाता है। एंड सब यही सोचने लगे थे कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है, मगर इन दोनों में से किसी से भी ये बताया नहीं गया कि क्या सच है। एंड 5 साल से अच्छा काम साथ कर रहे रेखा और अमिताभ अचानक से अलग हो जाते हैं एंड सिलसिले के बाद से उन दोनों की एक भी मूवी साथ में नहीं आती है, जिसका कारण तो ये लोग ये बताते हैं कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली साथ काम करने के लिए, लेकिन 5 दशकों में ऐसा एक भी मौका नहीं आया, ये मानना थोड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन 2012 के BBC एशियन के नेटवर्क में सोनिया देओल के साथ यश राज चोपड़ा इंटरव्यू करते समय ये इनडायरेक्टली बता जाते हैं कि रेखा और अमिताभ रिलेशनशिप में थे। जब सिलसिला की बात करते हैं उन्होंने बताया कि उस मूवी को लेकर वो हमेशा परेशान थे क्योंकि वो रियल लाइफ में दिखाई जाने वाली थी। जया इज हिज वाइफ, रेखा इज हिज गर्लफ्रेंड, द सेम स्टोरी इज गोइंग ऑन इन रियल लाइफ एंड कुछ भी हो सकता था क्योंकि वो 3 साथ काम कर रहे थे। एंड इस बात का थोड़ा एहसास जया और रेखा के इंटरव्यू से देखने को मिल जाता है, जहां अपेरेंटली रेखा हमेशा अमिताभ के लिए अच्छा बोलते हुए दिखती हैं, वहीं जया बच्चन हमेशा अमिताभ को ताने मारते हुए। But tell me something about Amit ji. Is he a romantic? Not with me.
अब ये रूमर्स और बॉलीवुड गॉसिप तो पिछले 4 दशक से चल ही रहा है, लेकिन इस सब के चक्कर में रेखा को एक बहुत अनफॉर्चुनेट टैग मिल गया ऑफ द अदर वुमन। एंड कहा जाता है कि अमिताभ की गैर मौजूदगी में जया ने रेखा को अपने घर पे बुलाया और ये समझाया उन्हें एक मैच्योर डिस्कशन से कि जया अमिताभ को कभी लीव नहीं करेंगी। लेकिन रेखा को वो अनफॉर्चुनेट टैग मिलने का नुकसान ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली और एक्टर जिनके साथ उन्होंने बहुत मूवीज करी हैं, जैसे जितेंद्र जिसके साथ उन्होंने 26 मूवी करी है जिसमें 15 हिट भी गई हैं, एंड इस प्रोफेशनल सक्सेसफुल रिलेशनशिप को एक और बार रूमर्स खराब कर देते हैं। रूमर्स कहते हैं कि रेखा वाज वेरी सीरियस अबाउट जितेंद्र। ये सिचुएशन अपैरेंटली और ड्रामेटिक हो गई जब बेचारा मूवी की शूटिंग के दौरान शिमला में रेखा ने जितेंद्र को सुन लिया रेखा को टाइम पास बोलते हुए, एंड रेखा वाज शैटर्ड, अपने मेकअप रूम में रोने लग गई, जिसके बाद शी मेड अ बिग डिसीजन टू मूव ऑन इन हर लाइफ। 1981 में अमिताभ के बाद रेखा का नाम एक और एक्टर से जोड़ा गया जो थे विनोद मेहरा। बोला जाता है कि रेखा और विनोद कलकत्ता में किसी को बिना बताए शादी कर चुके थे, लेकिन जब रेखा विनोद के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो रेखा को विनोद की मम्मी ने धक्का दे दिया था। विनोद की मां ने रेखा को घर में घुसने से मना कर दिया, उनको ह्यूमिलेट करा सबके सामने। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड कि विनोद की मां ने रेखा को अपने सैंडल से मारा। एंड जब इंटरव्यू के दौरान रिमी ग्रेवाल ने रेखा से पूछा विनोद के बारे में तो रेखा ने सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। बट पॉपुलर एक्ट्रेस अफेयर्स के गॉसिप का मतलब तो इतना है कि मीडिया नहीं रुकने वाला था। 1984 में जमीन आसमान के दौरान रेखा को संजय दत्त के साथ जोड़ा जाने लगा और इसके लिए संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने भी रेखा को क्रिटिसाइज करा था, जिसको लेकर उन्होंने रेखा के बारे में मीडिया में ये बोला कि शी यूज्ड टू गिव सच सिग्नल्स टू मेन दैट शी कुड बी इजीली अवेलेबल। इन द आईज ऑफ सम पीपल she is nothing less than a witch. Sometimes I think I understand her. I work with a lot of children with a lot of psychological problems in my time. She's lost and she needs a strong man. And rumors इतने बढ़ गए थे कि संजय दत्त को खुद सामने आकर उन rumors को डिनाई करना पड़ा। और यही बात आखिरी बार फिर 1996 में देखने को मिलती है जब खिलाड़ियों को खिलाड़ी मूवी के दौरान रेखा और अक्षय के रूमर्स सामने आए। उस समय पर अक्षय की गर्लफ्रेंड थी रवीना टंडन और रवीना ने बोला कि उन्हें नहीं लगता कि अक्षय का रेखा से कुछ लेना देना है, बल्कि अक्षय तो रेखा को सिर्फ मूवी की वजह से झेल रहे हैं। लेकिन जब कुछ आगे ज्यादा बढ़ने लगी चीजें तो रवीना को बीच में आना पड़ा। She said कि I don't think Akshay has ever had anything to do with Rekha. As a matter of fact, he would run away from her. Akshay tolerated Rekha because of the film. At one point, she wanted to get lunch dabbas for him from home. That's when I put my foot down. It was taking things a bit too far. If this actress knows that we are together yet gets too close to Akshay, I will get my claws into her. But Akshay knows how to handle the situation, I guess. एंड ये तो काफी चुनिंदा इंसिडेंट्स थे रेखा की लाइफ के बारे में जो तुम्हें एक आइडिया दे देते हैं कि कैसे एक मेल इन्फ्लुएंस जो रेखा की लाइफ में बचपन में नहीं था वैसा उन्हें अपने पूरी लाइफ में देखना पड़ा। एक मेल इन्फ्लुएंस की कमी, एक अच्छे आइडियल फिगर की कमी, एक सपोर्टिंग अडल्ट की कमी, एक सपोर्टिंग पार्टनर की कमी, इस सब की वजह से जो बचपन में रेखा को मुश्किलें झेलने को मिली वो ही उनकी पूरी लाइफ में भी रही। जैसे बचपन में फादर फिगर ना होने के कारण उनके ऊपर जो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अनवांटेड एक्सपीरियंस उन्हें झेलने को मिले, वैसे ही अडल्ट लाइफ में एक प्रोमिनेंट मेल पार्टनर ना होने की वजह से जो बुराई उन्हें दुनिया से सुनने को मिली, जैसे वैम्प, विच, होम ब्रेकर बोला जाता था उनको, उसका सीधा साधा असर उनकी इमेज पर पड़ता था। और जब रेखा फाइनली सेटल हुई शादी के बाद तो उस इंसान ने भी सुसाइड कर लिया अपनी बीमारी की वजह से और उसके लिए भी दोषी रेखा को ठहराया गया। अब इतना सब सुनने के बाद हो सकता है तुम्हें रेखा के ऊपर तरस आ रहा हो, उनके लिए सिंपैथी आ रही हो, उनकी कहानी बहुत सैड लगती हो, लेकिन आई somewhat do not agree with it and probably Rekha will also not. क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेखा ये पहली बार झेल रही है। अपने पिछले लगभग 50 साल के बॉलीवुड करियर में, अपने सारे इंटरव्यूज में रेखा has always somehow looked at the positive side of life, looked at the positive impact of what it has had on her. हमेशा उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छाई हैं उन पर फोकस किया है। बचपन से एक सिंगल वुमेन, एक रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट वुमेन होने के कारण जो भी उनके साथ बुरा हुआ है उसके बाद भी रेखा ने कभी अपने जीवन के लिए कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने कभी उस बात में क्रिब नहीं किया कि बाकी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, और ना ही कभी किसी चीज के लिए, चाहे वो उनके फादर का उनकी फैमिली को छोड़कर जाना हो, चाहे उनके फेल्ड रोमांसेस हो, चाहे उनके प्रोफेशनल सक्सेस या फेलियर्स हो, किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोला। एंड अनफॉर्चुनेटली रेखा को सब उनके रूमर्स के लिए जानते हैं। एंड आई वांटेड टू मेक दिस केस स्टडी ऑन हर बिकॉज़ रेखा इज नोन फॉर दोज रूमर्स
But the only thing that I took away from this video was her ability to move on in her life. चाहे वो रिलेशनशिप के रूमर्स हो, प्रोफेशनल लाइफ की फेलियर एंड सक्सेसेस हो, या फिर बचपन में झेली गई बॉडी शेमिंग और बुलिंग हो, क्योंकि रूमर्स और बुराई के सरफेस लेवल से एक लेवल नीचे आने के बाद भी द फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट पीपल रिमेंबर हर फॉर हर ग्रेटफुलनेस, मॉडेस्टी, humbleness, इतने बड़े स्टारडम पाने के बाद भी. This is something that sets her apart. People admire her for her beauty, for her grace, for her cadence, for her ability to take everything on the chin and still be a successful, relevant, popular Bollywood figure even after being in the industry for so long. And I think it's commendable कि इतनी परेशानी झेलने के बाद भी वो इतनी सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग माइंड वाली इंसान है. अपने आप को आज भी अच्छे से कैरी करती है. उनकी हर एक बात में ग्रेस है, कैंडर है, एंड किसी की भी ओपिनियन, रूमर्स, डिसरेस्पेक्ट से उनको कभी नीचे जाने नहीं दिया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अ टॉप लेवल बॉलीवुड फिगर डिपिक्ट दी स्ट्रेट जहां पे हम लोग छोटी सी कठिनाइयों के बाद भी अपनी सेल्फ इमेज को खराब कर लेते हैं. तो आई थिंक इतने इंसिडेंट्स के बाद रेखा की इमेज से हम काफी कुछ सीख सकते हैं. तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोचते हो रेखा के बारे में? तुम्हें उनका कोई मेमोरेबल रोल याद हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब और तुम कहते हैं कि तुम्हें ये वीडियो और अच्छी लगेगी. इनफैक्ट यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डिटेल एनालिसिस की, तो जाओ इन सबको चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ. चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो अभी तक तो सब्सक्राइब करो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.